Good morning to all. Welcome to the lecture of Industrial Engineering subject. Today we are going to discuss about definition and application of Industrial Engineering subject. आज के लेक्चर में हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के बारे में, ये सब्जेक्ट के बारे में, उसकी डेफिनेशन, उसके एप्लीकेशन कहाँ पे होते हैं, ये सभी चीज़ें कुछ एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की डेफिनेशन दी गई है। इंडस्ट्रियल एंड सिस्टम इंजीनियरिंग की डेफिनेशन आपको दी गई है। Industrial and system engineering is concerned with the design, improvement and installation of integrated system of people, materials, information, equipment and energy. It draws upon specialized knowledge and skill in mathematical, physical and social sciences together with principles and method of engineering, analysis and design to specify, predict and evaluate the results to be obtained from such system. अब ये पूरी डेफिनेशन का सिंपल मीनिंग में आपको समझाता हूं। इसका अर्थ क्या है कि सिस्टम मतलब कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर प्रोसेस या जो भी इनपुट और आउटपुट के बीच एक सिस्टम बिठाई जाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम हमारे कॉलेज का या क्लास का या एक रेस्टोरेंट का सिस्टम ले लें। एक रेस्टोरेंट का सिस्टम अगर हम पकड़ते हैं तो एक रेस्टोरेंट है, उसके अंदर इनपुट क्या है, तो कि इनपुट जो है वो रहेगा आपका कॉस्ट जो आपने रेस्टोरेंट के अंदर लगाया है, उसमें जो डेकोरेशन किया है, उसका जो स्टाफ है, उसमें जो फूड आता है, वो सब उसका इनपुट होगा। आउटपुट क्या होगा रेस्टोरेंट का? आउटपुट होगा कितने कस्टमर वहां पे आते हैं, कितने रेगुलर कस्टमर हैं, कितने अच्छे फीडबैक्स हैं कस्टमर के, तो वो उसका आउटपुट रहेगा। सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से कितना अच्छा अर्न करता है। तो रेस्टोरेंट का आउटपुट फूड नहीं, लेकिन ये चीजें हैं अगर हम रेस्टोरेंट को इंडस्ट्री के तौर पे समझे तो एक रेस्टोरेंट का डिजाइन, इंप्रूवमेंट और इंस्टॉलेशन ये कौन कौन करता है? ठीक है, यहाँ पे जो फर्स्ट है डिजाइन, इंप्रूवमेंट, इंस्टॉलेशन, वो कौन कौन करता है, किनको इंटीग्रेट करके ये होता है? तो वो होता है पीपल, मटेरियल, इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट और एनर्जी से। मतलब कि लोग जो हैं, उसका स्टाफ, उसका मैनेजर, वहां पे मटेरियल जो लगाए गए हैं, उसका फूड, उसके टेबल, उसका डेकोरेशन, इंफॉर्मेशन मतलब कि कहाँ पे आपको रेस्टोरेंट बनाना चाहिए, आप रेस्टोरेंट में क्या बेचेंगे। आप अगर गुजरात में प्योर वेज बेचे तो आपको ज्यादा कमाई होगी, ठीक है, और प्योर नॉन वेज बेचे तो कम कमाई होगी। इसी तरह अगर आप गोवा में सी फूड बेचते हैं तो आपको ज्यादा कमाई होगी, गोवा में अगर आप वेज स्टार्ट करेंगे तो कम कमाई होगी। तो ये इंफॉर्मेशन, इक्विपमेंट मतलब कि आपको कुकिंग करने के लिए या आपको किचन चलाने के लिए, आपको अकाउंट संभालने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की जरूरत होगी। और एनर्जी, एनर्जी अगर इंडस्ट्री है तो उसमें अलग तरीके की, अगर रेस्टोरेंट है तो उसमें आपको गैस चाहिए, मनी पावर चाहिए। तो ये सारे इनपुट्स होते हैं, ये सारी चीजें इंटीग्रेट होके उसकी पूरी डिजाइन बनती है और उसका इंप्रूवमेंट करना होता है। अब इसके लिए आपको क्या चाहिए? इट ड्रॉज अपॉन स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड स्किल। उसको स्पेशलाइज्ड स्किल और नॉलेज चाहिए किन किन चीजों में? तो मैथमेटिकल, फिजिकल एंड सोशल साइंस। मैथमेटिकल क्यों? तो कि आपने सुपर 30 मूवी में देखा होगा कि आप मान लीजिए कि बहुत बहुत ही उम्दा क्वालिटी का खाना बनाते हैं और उसकी प्राइस भी उतनी ज्यादा रखते हैं। तो ये एक सिंपल सी चीज है, बहुत ज्यादा प्राइस होगी तो लोग नहीं आएंगे। तो आपको क्वालिटी और प्राइस का मैथमेटिकल कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा कि क्वालिटी भी अच्छी हो, अप टू द मार्क हो और उसका प्राइस भी रेंज में हो। उसके बाद फिजिकल नॉलेज होना चाहिए। फिजिकल नॉलेज मतलब कि कौन सी चीज कहाँ रखेंगे तो क्या होगा, कौन सा प्रोसेस कैसे फॉलो करेंगे तो उसका आउटपुट क्या होगा। और सोशल साइंसेस
कस्टमर के साथ बिहेव कैसे करना है, मार्केटिंग कैसे करना है। तो ये सब के प्रिंसिपल्स और मेथड साथ में मिलेंगे, तब जाके आप इंडस्ट्री को संभाल पाएंगे। और आपको टाइम टू टाइम क्या करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, प्रेडिक्शन करना पड़ेगा और इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। इवैल्यूएशन मतलब कि उसका एक तरीके से चेकअप करना पड़ेगा कि जो रिजल्ट्स जो है वो ऑब्टेन हो रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से पूरा इंडस्ट्री चलता है, और ये सभी को सम्मिलित करके जो होता है वो होता है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग या उसका डेफिनेशन। ठीक है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की काफी ब्रॉड एरिया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, मैन्युफैक्चरिंग, पब्लिक सर्विस, एनर्जी, जो भी आप सप्लाई चेन, जो भी मैनेजमेंट, एजुकेशन, आप चाहे जो भी एरिया पकड़े उसके अंदर इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग अप्लाई होता है। इसीलिए अगर आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो एज अ इंजीनियर और मैनेजर, या इंडस्ट्री इंजीनियर और मैनेजमेंट के बीच का जो ब्रिज है वो है आपका इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। तो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में करना क्या होता है, तो उसका एफिशिएंट यूज करना पड़ता है किसका, मटेरियल, मशीन और ह्यूमन रिसोर्सेज का। मतलब आपके पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, आपके पास जो स्टाफ है उनका, आपके पास जो मशीन है उनका, आपके पास जो मटेरियल है और मनी है, इन सभी का इफेक्टिवली यूज करके आपको क्या करना है, दो चीजें करनी है, कॉस्ट रिडक्शन और प्रोडक्शन का इम्प्रोवाइजेशन। आपको जो भी चीज आप बना रहे हैं उसका कॉस्ट जो है वो रिड्यूस करना है, उसका प्रोडक्शन इंप्रूव करके, तब तक कि जब तक आप क्वालिटी को नुकसान नहीं पहुंचाते। ठीक है, आपको क्वालिटी भी बनाई रखनी है या क्वालिटी बहुत ज्यादा कम नहीं करनी है, उसके साथ आपको ये सब चीजें करनी है। तो ये पूरा जो कैसे करना है, उसके लिए टेक्निक्स क्या है, ये सब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। यहाँ पे कुछ बेसिक चीजें बताई गई है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कस्टमर है, तो कस्टमर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास से जा सकता है, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर, सप्लायर, लॉजिस्टिक्स। तो एक कस्टमर को ये सारी चीजों के पास से अपनी प्रोडक्ट लेनी है, तो वो कहाँ पे जाएगा, कैसे जाएगा, ये सब चीजें, ये सब चेन जो है वो मिलके कस्टमर तक पहुंचती है। लेकिन उससे आगे क्या होता है, पूरा वो चीज मैन्युफैक्चर होता है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि आप एक कोई भी चीज बनाते हैं तो वो मैन्युफैक्चर करने के लिए आपको कुछ कॉस्ट, उसका रॉ मटेरियल के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। उसके बाद कस्टमर तक पहुंचने के लिए ये सारी चेन है, तो वो हर एक प्रोसेस के बाद उसकी कॉस्ट बढ़ती जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, एक एक जगह से कितने लोग कनेक्टेड है, वो सारे कनेक्टेड। फॉर एग्जांपल आप रूरल एरिया में तो वहां पे जाएंगे तो और कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से ये सारी चीजें जो है वो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में आती है। एक चीज बनानी है, उसको बनाने के लिए अलग अलग मेथड है, उसको सप्लाई करने के अलग अलग मेथड है। तो कौन सी मेथड कौन से कंडीशन में सबसे ज्यादा इफेक्टिव होगी, ये बताता है हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। और उसमें यहाँ पे चार्ट्स जो है, ये अलग अलग चार्ट है, माइंड मैप चार्ट्स, ये इन सभी का इस्तेमाल होता है उन चीजों को समझने के लिए, वो चीज क्या क्या है और इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो चुकी है। तो कि ये हम इस स्लाइड में देखेंगे। कॉस्ट फोकस, क्वालिटी फोकस एंड कस्टमाइजेशन फोकस। सबसे पहले इनिशियली इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में कॉस्ट के ऊपर ही फोकस किया जाता था। ठीक है, उसके अंदर स्टैंडर्ड पार्ट बनाए जाते थे ताकि कॉस्ट कम हो, चार्ट, मोशन टाइम स्टडी की जाती थी। सबका फोकस क्या था, तो कि 1776 या 18वीं सदी से लेके 20वीं सदी तक, 1980s तक फोकस किसके ऊपर रहता था, कॉस्ट के ऊपर, कि हम प्रोसेस को किस तरीके से बदल पाए कि आपका कॉस्ट कम हो। 1980 से उसमें ऐड हुआ क्वालिटी फोकस, जिसमें जस्ट इन टाइम, केड, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, मतलब कि सेंसर वगैरह, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, ये सब उसमें उसमें ऐड हुए।
और आपकी हमारी इंडस्ट्री जो है वो कॉस्ट फोकस के साथ साथ अब क्वालिटी फोकस के ऊपर आ गई। फिर कॉस्ट और क्वालिटी अच्छा है, लेकिन ग्लोबलाइजेशन हुआ कब? 1995 के अराउंड ग्लोबलाइजेशन हुआ। ग्लोबलाइजेशन हुआ तो क्या हुआ कि आपको एक ही चीज अलग अलग कंट्रीज में देनी है, तो उस कंट्री के हिसाब से आपको उसमें कुछ ना कुछ कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा उसके क्वालिटी स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए, वहां पे सप्लाई करने के लिए। मान लीजिए कि आप, अगर एक सिंपल सी चीज मैं बताऊं कि आपकी कार का जो कार्बोरेटर है या आपकी कार का जो रेडिएटर है, वो जो कच्छ में चलेगा वही का वही कश्मीर में या बर्फ वाले हाइटेड प्रदेश में वो नहीं चलेगा। उसके लिए उसमें कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। ग्लोबलाइजेशन के कारण उसमें इंटरनेट के द्वारा अलग अलग, क्योंकि बहुत सारा नॉलेज है अब आपके पास, काफी सब कुछ थोड़े समय में एडवांस हो जाता है चीजें, तो कस्टमाइजेशन करना पड़ेगा। तो सिग्निफिकेंट इवेंट्स के हिसाब से सबसे पहले इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग सिर्फ कॉस्ट पे फोकस था, उसके बाद कॉस्ट के साथ क्वालिटी, और अब क्वालिटी के साथ कस्टमाइजेशन पे भी फोकस आ गया है। और इन सभी का आउटपुट क्या है, तो या इन सभी के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल हो जाती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो सबसे पहले कॉस्ट को इफेक्टिव करने के लिए 1776 में डिवीजन ऑफ लेबर किया जाता था, कि लेबर को डिवाइड करके उनकी एक्सपर्टाइज के हिसाब से इस्तेमाल किया जाता था। फिर 1800 में स्टैंडर्डाइजेशन का स्टार्ट हुआ कि पार्ट्स को स्टैंडर्डाइज कर दो, तो पार्ट्स अगर स्टैंडर्डाइज हो जाते हैं तो लेबर का स्किल ज्यादा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर 80 साल बाद उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट आया कि उसमें मैनेजमेंट अगर साइंटिफिक कर दिया जाए। फिर हैरिसन फोर्ड या फोर्ड कार आपने देखी होगी, उसने कोऑर्डिनेटेड असेंबली लाइन का फोकस लाया कि आप एक लाइन असेंबली लाइन फिक्स कर दो, एक वर्कर का काम है वो नट बोल्ट फिट करना, तो वो वही काम करेगा और स्टैंडर्डाइज पार्ट को जोड़ेगा। आपको एक असेंबली लाइन क्रिएट करनी है, एक लाइन में पूरी चीज जाएगी और वो बनती जाएगी। जैसे कि ये मिल्क कार्टून भरे जाते हैं कन्वेयर बेल्ट के ऊपर, पहले कार्टून बनता है, उसमें मिल्क डाला जाता है, सील किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप उसकी असेंबली लाइन आगे चलती जाती है। उसके बाद गैंट चार्ट्स हैं। गैंट चार्ट जो है वो क्या दिखाते हैं कि आपका यहाँ पे ये जो है वो गैंट चार्ट है कि आपको कितने समय में कितना काम कंप्लीट करना है। उसके बाद मोशन स्टडी आता है, वो भी सिमिलर चीज होती है कि कितने समय में कितना मोशन होगा और अननेसेसरी मोशन तो नहीं हो रहा है। गैंट चार्ट बता रहा है अननेसेसरी टाइम तो वेस्ट नहीं हो रहा है, मोशन स्टडी बताता है अननेसेसरी आपको मूवमेंट तो नहीं करनी पड़ती है। उसके बाद आता है क्वालिटी कंट्रोल। क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है, कॉस्ट कंट्रोल तो कर लिया, फिर MRP और केड कंप्यूटर एडेड डिजाइन CPM पर धीरे धीरे करके ये सब चीजें ऐड होती गई और अल्टीमेटली हमें इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो आज के जमाने में है वो इस तरीके से एस्टैब्लिश हुई। तो ये सारी इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का हिस्ट्री है, वो कैसे एस्टैब्लिश हुआ, उसमें किस तरीके से चेंज हुआ, और ये एप्लीकेशन एरिया है कहाँ कहाँ पे इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आता है। तो आप देखिए एरोस्पेस से लेके बैंकिंग तक, कंस्ट्रक्शन से लेके कंसल्टिंग तक, एंटरटेनमेंट से इंश्योरेंस तक, ठीक है, मेडिकल सर्विस से मिलिट्री तक, ऑयल गैस से लेके सारे ट्रांसपोर्टेशन तक, कोई भी चीज हो, सभी जगह जहां पे आपको क्वालिटी इंप्रूव करनी है, कॉस्ट कंट्रोल करनी है, प्रोडक्टिविटी भी अच्छी करनी है, तो जहां पे आपको ये चीजें करनी है आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करना ही होगा। इसीलिए हमारा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है वो चाहे आप कोई भी लाइन में हो, चाहे आप कोई भी इंडस्ट्री में हो, आपको इस्तेमाल करना ही होगा। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये लेक्चर ओवर करते हैं। और प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूव करनी है तो प्रोडक्टिविटी क्या है, जो मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, आउटपुट और इनपुट का रेशियो है। जितना आउटपुट अच्छा, इनपुट जितना आपको कम देना पड़ेगा उतनी प्रोडक्टिविटी आपको अच्छी मिलेगी। तो यहाँ पे मैं मेरा लेक्चर ओवर करता हूँ। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग आपका आज से स्टार्ट हो गया है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।